आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो चुनाव इस समय अंतिम पड़ाव पर आकर खड़ा हो गया है। 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान बाकी है, 1 तारीख को होगा। लेकिन अभी तक क्या-क्या घटा, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे आज। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें कि बहुत लोगों तक पहुँच जाए। मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पहले बोले दे रहा हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है। एक लंबे पड़ाव पर पहुँचेगी ये और लंबा वक़्त लेगी क्योंकि इसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, 2025 का विधानसभा चुनाव भी हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं चुनाव पर वापस। तो पूरी यात्रा जो अभी तक चुनाव की रही है, पहले चरण से लेकर के और 6वें चरण तक और 7वें चरण में क्या होने वाला है, बड़ा असमंजस की स्थिति है सारे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारे पुराने प्रोग्राम्स को अगर आप देख लेंगे और ख़ास तौर से जो शुरुआती प्रोग्राम है उसमें भी हम लोगों ने ये बताया था कि हवा ज़मीन पर बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के फ़ेवर में कोई हवा नहीं चल रही है। इवन तब जब राम मंदिर का आंदोलन पूरे शबाब पर था, राम मंदिर का कार्यक्रम पूरे शबाब पे था और रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, अधूरे निर्माण को पूरा बता कर के उसके उद्घाटन की उसके तैयारी चल रही थी। उस समय तक हम लोगों का आकलन ये था कि ये बहुत प्रभाव डालने वाले मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि जनता के अंदर की जो बेचैनी थी हम लोगों ने वहाँ से पकड़ना चालू किया। तो बहुत लोग मज़ाक उड़ाते थे, हमारे साथ के लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया। उनसे भी आपको रूबरू करा देंगे कि जब राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम अपने उत्थान पर था और जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हुआ उसके बाद जो सैलाब सड़कों पे था, तब हमारे बहुत सारे साथियों ने आकर के हमसे कहा कि शायद आप लोगों का प्रेडिक्शन गलत है, आप लोगों की सारी बातें हवा-हवाई हो जाने वाली हैं और इस बार वाक़ई में 400 का आंकड़ा छूटी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने तब भी कहा था कि ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है धरातल पर वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ रहे थे कि जनता के अंदर कितनी बेचैनी है और कारण क्या था ये सब कहने का। आप मान लीजिए कि 2014 से लेकर के 2019 और 2019 से लेकर के 2023 तक की एंटी इनकम्बेंसी, ट्रैवल एंटी इनकम्बेंसी हो गई और जो पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद जो हमारी तरफ से काउंटर अटैक किया गया उसको लेकर के देश में एक राष्ट्रीय उन्माद हुआ और सारा देश इकट्ठा हुआ और सरकार के खिलाफ सारी एंटी इनकम्बेंसी जो फर्स्ट फेज की थी 2014 से 2019 तक की वो दब गई। और हमेशा ध्यान रखिए कोई चीज़ अगर जड़ से खत्म ना हो, दब जाए, तो जब उभरती है तो दुगनी ताकत से उभरती है। तो 2014 की 14 से 19 तक की वो एंटी इनकम्बेंसी दब गई। अब 2019 से 23 तक और नई एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई और भारतीय जनता पार्टी से चूक ये हो गई कि उनको ये लगा था कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा बनेगा कि इसमें 2023 की भी एंटी इनकम्बेंसी दब जाएगी, लेकिन वो 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी हो गई। वोट हो गया और अब सारे लोगों का आकलन वही है जो हम लोगों का आकलन राम मंदिर के शिलान्यास से, राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन से पूर्व में था कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। अब यहाँ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि लोग कहेंगे कि बार-बार बहाने बनाने में आ जाते हैं, सारे लोग बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन ये बहाना नहीं है। कुछ तथ्य हैं, बहाने बंद कर देते, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ तथ्य हैं, उनके जवाब तो मिलने ज़रूरी है। एक तो ये कि जो 1.5 करोड़ आंकड़ा बढ़ा है चुनाव के बाद और 10 दिन के बाद आंकड़ा आता है, पहले प्रथम चरण के बाद फर्स्ट फेज़ के बाद वो 4-5% बढ़ के आता है। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें चरण में 1-1, 2-2% बढ़ रहा है और 3-3, 4-4 दिन में क्यों आ रहा है? 10 दिन में पहले चरण का 10 दिन बाद फाइनल आंकड़ा आया, फिर 3-4 दिन में और इलेक्शन कमीशन अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को बनाने का इलेक्शन कमीशन के तीनों अधिकारियों की नियुक्ति का जो मसला था, उसके लिए एक कमेटी गठित थी। उसमें भारत के प्रधानमंत्री, उसमें नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक सिस्टम था बना हुआ, उसको आपने क्यों हटा दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने बाहर कर दिया, क्यों? सवाल तो पैदा होगा, संदेह तो पैदा होगा।
अब आपने 2-1 से अपना बहुमत कर लिया प्रधानमंत्री जी, और एक उसमें शायद कानून मंत्री या जो भी एक मंत्री और है, तो प्रधानमंत्री जी को नियुक्त कर ले। अब 2 हम हो गए, 1 वो हो गया, वो जो भी करे करता रहे, अभी हम जो निर्णय ले लेंगे वो फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया निर्णय, उसमें राजीव कुमार जी बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। तब संदेह पैदा होते हैं कि इतना गुणा गणित, इतना फेरबदल, इतना उतार-चढ़ाव क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो शायद आज ये सवाल खड़ा नहीं होता। एक संस्था से एक होता कि एक न्यायपालिका से, एक कार्यपालिका से और एक व्यवस्थापिका से भी लेते आप, तीनों अलग-अलग होते। तब भी हो सकता है कि व्यवस्थापिका वाला भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका वाले दोनों एक होते, न्यायपालिका वाला अलग होता, लेकिन एक निष्पक्ष टिप्पणी होती न्यायपालिका की व्यक्ति की। अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी चिल्लाते रह गए और उसके बाद सारी मीडिया तो खैर क्या ही दिखाएगी, लेकिन इसको सारे राजनीतिक जो डिस्कोर्स था बदल करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो एनडीए की सरकार है और खास तौर से मीडिया ने मिलकर के पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया कि नहीं वो तो विपक्ष में, इसलिए उनको तो चिल्लाना ही। संदेह पैदा हुआ और उसके बाद संदेह पे और मोहर लगी। मोहर कब लगी? जब ये चुनाव के जो फाइनल रिजल्ट है, उसका मतदान का जो फाइनल रिजल्ट है, वो 10 दिन के बाद आ रहा है, 3 दिन के बाद आ रहा है, 4 दिन के बाद आ रहा है, और वो इंक्रीज हो गया। हर 2 घंटे के बाद वोट काउंट होता है कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा हर पोलिंग स्टेशन पर, उसका डेटा जाता है, उसका सब एक जगह फीड होता है, जिले पे जो जो रिटर्निंग अफसर होता है उसके यहाँ सारा फीड होता है। एक चीज ये मान सकते हैं कि 5 बजे तक, 6 बजे तक जो भी वोट पड़ता है उसकी गणना आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लाइनों में लोग लगे रहते हैं। वो डेटा दूसरे दिन आने की संभावना होती है, क्योंकि 6 बजे तक जो आ गया और वो फ्लैश हो गया आज जितना प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोग लगे रहे और उसके बाद उन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। फाइनल आते-आते तक 24 घंटे हो सकते हैं, 24 से 48 घंटे हो जाते हैं। बढ़ के आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कि बढ़ सकता है भाई, 5 बजे तक के 6 बजे तक के आंकड़े रिलीज हुए, उसके बाद भी जो लाइन कतारों में लगे रहे, उसके बाद का चलो इसको भी छोड़ देते हैं। पार्ट ईवीएम वाला पार्ट जो सबसे पहले चला था कि ईवीएम में रैगिंग होती है, उसको छोड़ दिया। अब हम कहते हैं इसको भी छोड़ दें, लेकिन अब इसके लिए क्या करें? ये वीडियो जौनपुर का है। जौनपुर में मैंने पहले भी आपको दिखाया था किस तरह से एक भरा हुआ ट्रक ईवीएम का, वो जहां पड़े हुए मतों का ईवीएम पड़े हुए मतों की ईवीएम को रखने की जो जगह है, वहां जाकर के ये पहुंच जाता है और वेयर हाउस में जाकर के वहां पहुंच जाता है। तमाम तरह की दलीलें कलेक्टर साहब दे रहे हैं, इससे संदेह और गहरा जाता है। लेकिन मामला इतना ही भर नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे चंडीगढ़ में आपने वोट चोरी कर लिया, कैमरे में पकड़ा गया, इलेक्शन कमीशन को उसको बचाना रहा था, जो प्रिसाइडिंग अफसर का जो काउंटिंग करना रहा था, उसका आवेदन निकल गया, बेचारे चालू थे इलेक्शन पकड़ा गया। और सबसे बड़ी चीज एक ये है कि अब आने वाला है काउंटिंग का टाइम। काउंटिंग के वक्त लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। अच्छा, अविश्वास करना कोई देशद्रोह तो नहीं है भाई, किसी के पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग के अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसमें संदेह जताना कोई बुरा नहीं है, तो संदेह रखना चाहिए, तैयारियां भी रखनी चाहिए। कपिल सिब्बल साहब का एक वीडियो भी आया है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया बिंदुवार क्या क्या सावधानियां बरतनी है काउंटिंग वाले दिन। और उसके बाद भी अगर वोट लुट जाता है ना, तो इसके जिम्मेदार ना तो बीजेपी होगी, ना एनडीए होगा, इसके लिए ना जनता जिम्मेदार होगी, इसके लिए जिम्मेदार होगा इंडिया अलायंस, कि आपकी तैयारियां प्रॉपर नहीं थी, आपने जनता के मतों को लुटवा दिया, तो सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी, और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है,
और जो भी वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है सीयू नंबर। सीयू नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है बीयू नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहां, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, वीवीपैट आईडी होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे ईवीएम इज ऑन ईसीआई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, यह भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। और मैं आपको फिर बता दूं, चूंकि मेरा अनुभव है दिल्ली के अंदर हर चुनाव में आम आदमी पार्टी जितनी मुस्तैदी से चुनाव लड़ती है, दूसरे दलों को सीखने की जरूरत है। और यही कारण है कि 3-3 विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त पटखनी दी है भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये सभी दलों को सीखना पड़ेगा। 17 सीट पता नहीं कितने पार्टीज ने लिया, क्योंकि बहुत जगह तो बसते ही नहीं लगे पोलिंग पार्टीज के। ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, नेताओं ने नहीं लड़ा। बहुत जगह से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यूपी में खासतौर से
कि बहुत जगह पोलिंग स्टेशन पे बसता नहीं था, तो एजेंट कैसे मान लें वो अंदर था जिसने 70 सीट दिया होगा। और अकेले यूपी की बात नहीं है, महाराष्ट्र से खबरें हैं कि बहुत सारे बूथ खाली रह गए, बूथ पे बैठने वाले लोग नहीं थे, जनता लड़ती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में एजेंट नहीं थे पार्टीज के, जनता लड़ती दिखाई दी फर्जी वोटिंग के खिलाफ, यानी पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, नेता किसी मुखालते में न रहे। यहाँ बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो जद्दोजहद की, जेल के अंदर से जेल के बाहर आने के बाद, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने जो मेहनत की, राहुल गांधी ने भी काफी मेहनत की, तो अपने अपने स्तर पे नेताओं ने मेहनत की, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए संगठनात्मक रूप से वो नहीं दिखी। दिल्ली में तो दिख रही है, लेकिन बाद बाकी प्रदेशों का क्या हाल है भगवान जाने। तो इस पे हम लोगों ने पूरा अपना देश भर का आकलन किया हुआ है, और आकलन मोटा मोटा वही है जो राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त था, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जनता का मूड उससे और एग्रेसिव हुआ है वर्तमान सरकार के खिलाफ, इसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया। और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान चलाया कैंपेन का, उसने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। शायद जनता भी बहुत बार एक ही बात को सुनते सुनते हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान सुन सुन के पक जाते हैं। जब लोग पक जाते हैं ना, तब वो चाहते हैं आपको वोट करना, फिर भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। बहुत बेबाकी से मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जनता परेशान थी, आवारा पशुओं से जनता परेशान थी, बिजली और बढ़े हुए दरों से, बिजली के बिल की वसूली को लेकर के पब्लिक जिस तरह से परेशान थी, पुलिस द्वारा प्रताड़ित थी, पब्लिक परेशान थी। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे जिस तरह से हंगामा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। बेरोजगार नौजवान इको पार्क में, लखनऊ में इको गार्डन में लाठियां खा रहा था, वो सुनना चाहते थे बेरोजगारी की बात। लेकिन अखिलेश यादव जी का पूरा कैंपेन, ज्यादातर, कुछ जगह उन्होंने बात की है, लेकिन फिर आप देखिए बाद में उनका कैंपेन उठा के देखिए, उन्होंने कहीं बात नहीं की। उनके सारे मुद्दे थे गुल्लू, गुल्लू के बिस्किट, बाबा की चिलम, चिलम का धुआं, धुएं का मठ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। बुलडोजर बाबा, उन्हीं ने नाम दिया था बुलडोजर बाबा। पब्लिक इतनी इरिटेट हो गई, जहां पूरे सर्वे और हम लोगों का भी आकलन था, ये बता रहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 280 सीटें जीतने की स्थिति में थी, 280 से लेकर के और 300 सीटों तक जीतने की स्थिति में थी, वो सिमट के नीचे आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि जब लोगों को लगा कि आप उनके उनके मुद्दों की, उनके जो सरोकार के मुद्दे, आप उन पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप उनके मुद्दे उठा ही नहीं रहे हो, तो फिर लोग सोचते हैं कि भाड़ में जाओ, मैं जिसको चाहूंगा उसको। यही प्रधानमंत्री के साथ इस चुनाव में हुआ। और सबसे मजे की चीज ये है कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोगों के हाथों तक पहुंचा दिया, जो लोग जानते नहीं थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या है। उन्होंने ये बोल बोल के कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, लोगों ने कहा अच्छा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, लाओ उसको डाउनलोड करते पढ़ते। लोगों ने पढ़ा। फिर आपने कहा कि इसमें इनके मैनिफेस्टो में है कि माताओं के मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। कहाँ लिखा है मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे? वाकई में अगर ऐसा तो गलत है, लोगों ने पढ़ा उस मैनिफेस्टो। आपने कहा कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे अगर इनकी सरकार बनी। इन्होंने कहा है कि इनके मैनिफेस्टो में कि आपकी भैंस, लोगों ने देखा भैंस खोल ले जाने वाला मैनिफेस्टो कहाँ है, देखा नहीं। तो धीरे 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 संख्या ये इतनी बड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जितने लोगों ने 2014-19 के इलेक्शन में मिला करके और 23 के इलेक्शन में मिला करके नहीं पड़ा, 24 के इलेक्शन तक, उतना अकेला इस चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें रोजगार की बात थी, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात थी, और टकाटक 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 ला करके आपने ये प्रचार और कर दिया राहुल गांधी की उस घोषणा का, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और आपको पता है, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो हमेशा सीमित टीवी चैनल्स पे आने वाले प्रधानमंत्री, अपने चैनल्स पे आने वाले प्रधानमंत्री, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उन पे आने वाले प्रधानमंत्री ने 71 इंटरव्यू दिए, 71 इंटरव्यू। और कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए इंटरव्यू देना, क्योंकि उनकी एक लिस्ट तैयार होती है कि हम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम नहीं करते हैं, वो 26 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, प्रधानमंत्री जी 28 घंटे काम करते हैं, 26 घंटे काम करते हैं। ये सवाल होते हैं पत्रकारों।
तो कोई मुश्किल काम नहीं है इंटरव्यू देना। उन्होंने 71 इंटरव्यू दिए। आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री पहले कभी 71 रोड शो करते थे, तो खबर बनती थी। आज इस बार उन्होंने केवल अकेले टेलीविज़न चैनल और यूट्यूब चैनल्स को 71 चैनल्स को इंटरव्यू दिए और केवल उन्हीं को इंटरव्यू दिए, जो उनके पत्र को, उनके दिए हुए क्वेश्चनेयर को पढ़ने को तैयार थे। बाकी उन्होंने एनडीटीवी को, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया, एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। एनडीटीवी को इंटरव्यू देना कोई ऐतिहासिक काम नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक इस मायने में है कि जब तक वो प्रणब रॉय का एनडीटीवी रहा, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साधारण से साधारण प्रवक्ताओं के जाने में पसीने छूटते थे। और उस प्रणब राय के एनडीटीवी में जब तक रवीश कुमार रहे, प्रधानमंत्री जी के ख्वाबों में आते रहे और वो उसको देखते ही बंद कर देते थे, ख्वाब देखना बंद कर देते थे कि नहीं, रवीश और एनडीटीवी, उनको उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए। ये कुल मिलाकर के सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। हम लोगों ने पूरा अपना गुणागणित कर लिया है। बस 7वें चरण में जो भी मतदान होगा उसको ऐड करना बाकी रहेगा और संभवतः 2 तारीख को हम लोग इसको अपना जो भी कैलकुलेशन है वो लेकर के आएँगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत सटीक होगा। इतने सारे तमाशों के बावजूद भी बस 4 तारीख को अगर कुछ नया ना हो, तो अभी तक हम लोगों ने जो आकलन किया है, उसमें ज़्यादातर चीज़ों को शामिल कर लिया है। बस डर 4 तारीख का है कि 4 तारीख को कुछ ऐसा ना हो जैसा अभी तक देखने को आया है। बिहार के चुनाव में मतगणना के समय बहुत लोगों को पता है, काउंटिंग सेंटर्स पे 2 पार्टियों के पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स के अंदर झगड़ा हुआ और वो प्रायोजित झगड़ा था, क्योंकि पहले वाले ने उकसा-उकसा के दूसरे वाले को खड़ा कर लिया सामने और आपस में मारपीट जैसी स्थिति पैदा की। पुलिस ने दोनों, तीनों, चारों पार्टियाँ, जितनी पार्टियों के एजेंट थे, सबको लाठीचार्ज करके बाहर कर दिया और फिर अंदर क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद परिणाम जो आए जिसकी, वो इनकी उम्मीद जनता को नहीं थी। अगर ये स्थितियाँ नहीं बनी, तब बड़ा रोचक और चौंकाने वाला चुनाव है, जिसके परिणाम 4 तारीख को आएँगे, लेकिन इस पर हम लोग 2 या 3 तारीख ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपकी आवाज़। नमस्कार।